मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बम्पर वैकेंसी है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा विज्ञापित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट कॉलेज के लिए, यानी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए एक बड़ी वैकेंसी निकाली है। और कुल 48 विषयों में जो है लगभग 1900 से अधिक पदों पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। यानी कि जो सहायक आचार्य की जो वैकेंसी है अलग अलग कॉलेजों में राजस्थान राज्य में, उसके लिए आरपीएससी ने बड़ी वैकेंसी निकाली है। ये बड़ी खबर है। ये वैकेंसी निकाले कई कारण हो सकते हैं। कारण ये भी माना जाता है कि चूँकि अगले कुछ महीनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, इस लिहाज से राजस्थान सरकार ने और वहाँ के मुख्यमंत्री ने कई तरह की वैकेंसियाँ निकाली है, एक बड़े स्तर पर वैकेंसी निकाली है। कॉलेज संबंधित भी जो है 1913 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 48 विषयों में वैकेंसी निकाली है। मैं सबसे पहले बता दूं कि इस वैकेंसी में जो है किस विषय में कितने पद सृजित हैं और इसके लिए योग्यता कितनी है। देखिए, इसके लिए वो कैंडिडेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो अभी एमए कर रहे हैं या एमए का अंतिम वर्ष की एक परीक्षा दे चुके हैं और यूजीसी नेट क्वालिफाई है, वो कैंडिडेट भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। या इस जून महीने यानी जून 2023 में जो नेट का एग्ज़ाम होगा उसमें वो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो बिना एमए किए वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ये कहा है आरपीएससी ने। अब ये सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वैकेंसी में जो 1913 पद हैं उनमें से किस विषय में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पदों पर वैकेंसी होनी है। तो जैसे बॉटनी है, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ स्क्रीन को, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जैसे बॉटनी विषय है तो बॉटनी में जो है 70 पद पर बहाली होनी है। बॉटनी में 70, केमिस्ट्री में 81 और मैथ में 53, उसी तरह फिजिक्स में 60, जूलॉजी में 64 पद जो है रिक्त हैं जो आरपीएससी को वैकेंसी लेनी है। उसी तरह से ABST 86, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 71, EAFM में 70, जियोलॉजी में मात्र 6 पद हैं, लॉ में 25 पद हैं, वही इकोनॉमिक्स में 103 पद हैं, इकोनॉमिक्स में 103 और इंग्लिश में 153 पद हैं। और ज्योग्राफी की बात करें थोड़ा कम, यानी 150 पद इसमें वैकेंसी है। हिंदी में 214 पदों की वैकेंसी है, हिस्ट्री में 177 पदों की वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में 80, फिलोसफी में 11, पॉलिटिकल साइंस में 81 पद। उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 45, संस्कृत में 76, उर्दू में 24, सिर्फ पंजाबी एकमात्र विषय एक ही सीट है, सबसे कम सीट पंजाबी में, और लाइब्रेरी साइंस में एक सीट है। उसी तरह साइकोलॉजी में 10 सीट हैं, राजस्थानी भाषा में 6 सीट हैं, सिंधी में 3 और जैनोलॉजी है उसमें भी 1 सीट है, इसमें भी सबसे कम सीट है। उसी तरह से गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में 1 सीट है, मिलिट्री साइंस में 1 सीट है, आर्ट हिस्ट्री में 2 सीट है, म्यूजियोलॉजी में 2 सीट और ड्राइंग में 35 सीट। और अगर बात करें म्यूजिक की, वोकल म्यूजिक की, तो इसमें 12 है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में 4 पद हैं। उसी तरह से अप्लाइड आर्ट में 5, पेंटिंग में 5, स्कल्पचर में 4 है, म्यूजिक तबला में 2, म्यूजिक वायलिन में 2, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में 1 पद है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस है, इसमें 2 पद रिक्त हैं, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में 3 पद है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 1 पद है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 1 पद है, उसी तरह हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में 3 पद हैं, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक में 1 पद है, एग्रीकल्चर प्लांट एंड पैथोलॉजी में 2 पद हैं और 48वां है एग्रीकल्चर सॉइल साइंस में 2 पद हैं। तो ये बड़ी वैकेंसी है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 1900 पदों पर नहीं आई थी, इससे कम पदों पर आई थी। ये जो वैकेंसी राजस्थान सरकार ने निकाली, आरपीएससी ने निकाली है, राजस्थान में एक बड़ी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। और ये एक बड़ा मौका है जो कैंडिडेट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अभी तक उनका एमए क्लियर नहीं हुआ या उन्होंने पीएचडी कर रखा है या नेट क्वालिफाई कर रखा है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अब सवाल है कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। थोड़ा मैं एलिजिबिलिटी पर भी बात कर लूँ, क्योंकि जो राजस्थान ने वैकेंसी भी निकाली है
जनरली जो अलग और वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबिलिटी जो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उससे थोड़ा अलग है। अलग किस मामले में है, मैं उस बात का भी चर्चा कर दे रहा हूँ। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए एलिजिबिलिटी है वो जो 1 से 31 और 40 से 48 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता है। महाविद्यालय के लिए जो है, जो राजस्थान शिक्षा सेवा का अधिनियम 1986 कहता है उस हिसाब से जो वैकेंसी निकाली गई है, राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम, ये महाविद्यालय शाखा 1986 के हिसाब से वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहला होना चाहिए कि जो कैंडिडेट है जो अप्लाई करने जा रहे हैं उसके पास 55% के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यानी आप जिस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस विषय में आपको कम से कम जो है 55% के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है। 55% से अगर कम नंबर है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक विशेष बात यह भी है कि RPSC ने कही है कि अगर आपके पास MA की डिग्री नहीं है, यानी आप MA कर ही रहे हो और आप नेट क्वालिफाई हो गए हैं, तो आप एप्लीकेशन के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं। कब तक आपको पूरा करना है, इसको RPSC ने एकदम क्लियर शब्दों में लिख दिया। मैं उस पर भी चलूँगा कब तक क्लियर करना है, लेकिन ये पहले देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। पहला कंडीशन जो है वो है कि कैंडिडेट को 55% के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। विशेष मामलों में 5% की छूट भी है। दूसरा कंडीशन जो है कि मास्टर डिग्री होने के साथ कैंडिडेट जो है UGC नेट, JRF या CSIR नेट या सेट सेलेट पास होना ज़रूरी है। क्या कहा, MA होना ज़रूरी है, सेट सेलेट होना ज़रूरी है ना, या फिर नेट होना चाहिए। अगर इनमें से मान लीजिए नेट की डिग्री आपके पास नहीं है तो वैसे कैंडिडेट को भी RPSC मौका दे रहा है जिन्होंने PhD कर रखा हो। PhD कर रखा हो, क्या कर रखा हो, PhD कर रखा हो। अब देखिए PhD कैसा कर रखा हो, क्योंकि PhD कई रेगुलेशन आ चुके हैं। एक रेगुलेशन 2009 वाले के पहले हैं, 2009 रेगुलेशन आए हैं और उसके बाद 2016 में अमेंडमेंट हुआ है, फिर 2018 रेगुलेशन आ गया, 2021 रेगुलेशन आ गया, 2022 आ गया, 2023 में भी आ गया। यानी कुल मिलाकर कई रेगुलेशन UGC का, तो उस हिसाब से किस हिसाब से आपको PhD की डिग्री चाहिए। देखिए RPSC जो कहती है वो ये कहती है कि आपके पास जो PhD की डिग्री हो वो कम से कम UGC का जो गाइडलाइन है 2009 का जो रेगुलेशन है और 2016 का रेगुलेशन है, उस हिसाब से आपकी PhD की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप उस हिसाब से PhD कर रखी है तो आपको नेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका जो PhD डिग्री 2009 के रेगुलेशन से या 2016 के रेगुलेशन से नहीं है तो आपको नेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। अब सवाल है किसको छूट दिया गया है, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने 2009 रेगुलेशन से PhD नहीं कर रखी है, 2009 के रेगुलेशन से नहीं है, क्योंकि भारत के कई राज्यों में जैसे बिहार है, ऐसे राज्यों में और उत्तर प्रदेश है, इन कई राज्यों में क्या हुआ कि 2009 रेगुलेशन UGC ने तो लाया, लेकिन इम्प्लीमेंट जो हुआ वो के बाद में हुआ। जैसे बिहार में 12-13 में लागू हुआ, उसी तरह उत्तर प्रदेश में थोड़ा पहले लागू हुआ। तो भारत के अलग अलग राज्यों में जो UGC का जो 2009 रेगुलेशन था वो चूँकि अलग अलग समयों में लागू रहा। ठीक है, तो अब जो 2009 रेगुलेशन के हिसाब से PhD नहीं कर रखा है उसके लिए क्या है, तो उसके लिए भी प्रोविज़न कर दिया कि भाई आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो। तो क्या प्रोविज़न उसको देखते हैं। प्रोविज़न है कि 11 जुलाई 2009 के पहले जिन कैंडिडेट ने PhD कर रखा हो या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तक करा लिया हो उसके लिए कुछ कंडीशन है, तभी आपको नेट में और सेट से आपको छूट मिलेगी। अदरवाइज आपको नेट सेट क्वालिफाई करना ही होगा, तभी आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। तो क्या है कंडीशन, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन कि उसका जो PhD डिग्री है, यानी द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड, यानी उसका रेगुलर मोड में PhD होना चाहिए। पार्ट टाइम PhD या अदर टाइप का PhD मानी नहीं है। दूसरा, अगर आपका PhD रेगुलर मोड से है तो भी आपका जो थीसिस है वो कोई 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो है आप जांचा हो, यानी आपके गाइड के अलावा किसी 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने उसको देखा हो, परखा हो, उन्होंने रिकमेंड किया हो कि आपके थीसिस यानी आप PhD अवार्ड करने लायक हैं। तीसरा जो है कि एक ओपन भाइवा भोसी जो है हुआ हो, यानी ये कहता है कि एन ओपन PhD भाइवा भोसी ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड, यानी आपको PhD डिग्री जो मिली, आपको जो सक्सेसफुल घोषित किया गया, PhD के लिए जो अवार्ड घोषित किया गया, तो उस समय आपके एक भाइवा भोसी हुआ होगा, एक ओपन जो है जिसको सेमिनार भी कह सकते हैं,
बाहर से एक्सटर्नल आए होंगे, आपका इंटरव्यू लिया होगा, उसके बाद इन्होंने रिकमेंड किया होगा कि आप जो है पीएचडी के एलिजिबल हैं। तीसरा जो कंडीशन होता है वो हमने देख लिया। अब चौथा कंडीशन है, हाँ, इतने करने के बावजूद आपका 2 रिसर्च पेपर जो है आपके पीएचडी वर्क से संबंधित एटलीस्ट कोई एक रेफर्ड जर्नल हो और दूसरा या तो वो पीयर रिव्यूड हो या फिर यूजीसी केयर में हो या स्कोपर इंडेक्स हो, कोई भी हो। तो 2, चूँकि उस समय स्कोपस वगैरह तो था नहीं, तो पीयर रिव्यूड या फिर रेफर्ड जर्नल होना ज़रूरी है। कम से कम 2, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आरपीएससी ने चौथा कंडीशन लगाया। पांचवा कंडीशन क्या लगाया कि द कैंडिडेट्स हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड फंडेड बाय यूजीसी, ICSSR, CSIR और एनी सिमिलर एजेंसी। यानी ये भी कहा कि आपने पीएचडी कर रखा हो, पीएचडी आपका रेगुलरमेंट में हुआ हो, आपकी पीएचडी 2 एक्सटर्नल ने जांचा हो। तीसरा कि आपका ओपन वाइवा हुआ हो। चौथा कि आपका 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ हो, रेफर जर्नल में, पीयर रिव्यूड जर्नल में, वो भी एक नेशनल और दूसरा इंटरनेशनल में हो। जो पांचवा कंडीशन है वो दिया है कि आप जो है कम से कम 2 सेमिनार में आपने अपना पेपर सब प्रेजेंट किया हो, यानी आप जिस टॉपिक पर पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी किया है, उससे संबंधित 2 रिसर्च पेपर या आज 2 सेमिनार में आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया हो, आपका पेपर छपा हो। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है तो आपको नेट से छूट मिल सकती है, अदरवाइज आपको नेट से छूट मिलने वाला नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा आरपीएससी ने कहा। ठीक है, इसके अलावे भी जिन्होंने विदेश से पीएचडी किया है उनको भी जो है कुछ छूट है, क्योंकि विदेश में यूजीसी रेगुलेशन चलता नहीं है। तो किसको छूट है भाई? तो कहा कि द पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ a रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड रैंकिंग बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्या कहा कि पीएचडी आपने विदेश से की हो, लेकिन किससे की हो, किसको हम फ्री करेंगे? नेट क्वालिफिकेशन से, नेट के एग्ज़ाम से, एलिजिबिलिटी से। तो अगर मान लीजिए विश्व में कोई टॉप इंस्टीट्यूशन है या टॉप 500 यूनिवर्सिटी है और वहाँ से आपने पीएचडी की है ना, तो आपको छूट मिल सकता है नेट से, अदरवाइज आपको नेट क्वालिफाई करना ही होगा। ये कहा है आरपीएससी ने। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि अगर कैंडिडेट ने सेट और स्लेट क्वालिफाई किया है, सेट और स्लेट स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेती है, कहीं सेट होता है तो कहीं स्लेट नाम जाना जाता है। जैसे एनी स्लेट, नॉर्थ ईस्टर्न का जो 8 राज्य है, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर और ये असम वगैरह, वो लेते हैं स्लेट, है ना। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर मान लीजिए कि कभी झारखंड में हुआ था, बिहार में बेट हुआ था, झारखंड में जेट हुआ था, गुजरात में सेट होता है, महाराष्ट्र में सेट होता है, उसी तरह से कई राज्यों में सेट होता है, कहीं स्लेट उसका नाम है। तो वो कैंडिडेट जो कि मान लीजिए कि राजस्थान के नहीं है और उन्होंने सेट और स्लेट जो है वो क्वालिफाई करके रखा है, अगर 2002 से पहले उन्होंने सेट और स्लेट क्वालिफाई किया है तो उनको मान लिया कि वो नेट के इक्विवेलेंट में मान लिया, ठीक है, और उनको परमिशन दे दिया कि आप जो है आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 1 जून 2002 के बाद 1 जून 2000 के बाद आपने सेट स्लेट उत्तीर्ण किया है, अदर देन मतलब राजस्थान को छोड़कर किसी राज्य से, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको वो मौका नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जो एलिजिबिलिटी थी आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो हमने देखा। अब सवाल है कि उन्होंने शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान किया वो क्या किया। उन्होंने कहा कि वो कैंडिडेट जो एमए में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं या एमए कर ही रहे हैं लेकिन वो नेट क्वालिफाई है, तो वैसे कैंडिडेट को आरपीएससी ने मौका दिया। या कहा कि अगर आप जून 23 वाला अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, भले आपका एमए की डिग्री ना हो। तो अब एमए की डिग्री चाहिए उसको, कब तक चाहिए? तो उन्होंने इसके लिए डेडलाइन तय किया, कब तक चाहिए? उन्होंने कहा आरपीएससी ने कि आपको ये डिग्री देनी होगी, एमए की डिग्री और नेट की डिग्री देनी होगी। कब?
साक्षात्कार का पहला दिन जिस दिन होगा उस दिन तक आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी आप एमए जो है वो पास होना चाहिए। उस दिन तक में आपका रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। देखिए ये आरपीएससी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत बड़ा कदम है, और वैसे छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है। इसे बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो क्या करती हैं, वैसे कैंडिडेट को मौका देती है जो नेट क्वालिफाई करता है और उसके पास एमए की डिग्री हो, पीएचडी की डिग्री हो। लेकिन आरपीएससी ने वैसे कैंडिडेट को भी मौका दिया है जो कि एमए का एग्ज़ाम दिए हों, अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए हों या परीक्षा में शामिल होने जा रहे हों। इसके अलावा भी बड़ी बात है कि कई राज्यों में क्या होता है कि यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2018 वो लागू है, जहां नेट पर जो है 5 नंबर है और पीएचडी पर 30 नंबर है। तो उस लिहाज से क्या है कि वहाँ नेट वाले कैंडिडेट किसी भी कीमत पर सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी कीमत पर सिलेक्शन नहीं होगा, वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। तो आरपीएससी ने इस तरह से नेट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा मौका दिया। ठीक है, तो नेट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि नेट जिन्होंने क्वालिफाई किया वास्तव में उसमें क्वालिटी है तभी तो क्वालिफाई किया। मैं ऐसा नहीं करूँ कि पीएचडी वाले में क्वालिटी नहीं है, लेकिन पीएचडी के मामले में कई बातें ये भी चलती हैं कि कई कैंडिडेट में क्वालिटी नहीं होती लेकिन डिग्री उसके पास होती है। तो वैसे कैंडिडेट इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, और जो कैंडिडेट जिन्होंने मेहनत से पीएचडी की है, जिनको रिसर्च क्या होता है मालूम है, वैसे कैंडिडेट और जो नेट क्वालिफाई किए हैं वैसे कैंडिडेट, दोनों के लिए सुनहरा चांस है, वो दोनों इसमें सफलता में बाजी मार सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि सबसे अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है। अब सवाल है कि नेक्स्ट जो इसका जो एवरेज पे होगा या फिर एज लिमिट होगा वो कितना होगा, हम उस पर भी आते हैं। तो मान लीजिए कि राजस्थान सरकार ने या राजस्थान ने ये बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है वैसे कैंडिडेट को जो फिलहाल यूजीसी रेगुलेशन के मारे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पे बैंड होगा, जो सैलरी होगी उसकी, वो है 15,600 से 39,100, और ग्रेड पे 6,000 होगा। देखिए 6,000 ग्रेड पे क्लास 1 ऑफिसर का होता है। ठीक है, तो ये जो लेवल अभी जो लेवल 10 है, लेवल 10 है 2000 जो नया 7वां पे कमीशन है उस हिसाब से लेवल 10 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली। ठीक है, तो आयु सीमा पर बैंड जो है, आयु सीमा की जो अधिकतम सीमा है वो भी निर्धारित किया गया है। वो कितना है तो मैं आपको बता दूं। देखिए आयु के मामले में क्या है कि ये 1/7/23 को कम से कम आपको 21 साल होना चाहिए और अधिकतम आपकी उम्र 40 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम 21 साल और अधिकतम 40 साल, ये उम्र सीमा है। कई मामलों में छूट भी है, जैसे देखिए क्या है कि जो वहाँ का कार्मिक विभाग है, जो 23/9/22 को सूचना हुआ था कि जो व्यक्ति 31/12/20 को आयु सीमा के भीतर था और 31/12/24 तक उसको उसी आयु सीमा में माना जाएगा, उसको रिटायर नहीं माना जाएगा, कि वो माना जाएगा कि वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब जो है कई लोगों को उम्र अधिकतम उम्र सीमा जो उसमें छूट भी है। जैसे मान लीजिए राजस्थान का एसटी एससी है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है या ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी वो अधिकतम उम्र में। उसी तरह अगर सामान्य वर्ग की महिला है तो भी आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति यानी SC ST, पिछड़ा वर्ग, OBC और जो EWS है, अगर उसके महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि एक बड़ा कदम आरपीएससी ने उठाया है, ये जो वहाँ के अभ्यर्थी हैं, राजस्थान के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए भी। अब अगर बात करें चयन प्रक्रिया की, तो वहाँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन होगा वो दोनों होगा, एग्ज़ाम के जो लिखित एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू, दोनों के आधार पर जो है आपका मेरिट बनेगा। मेरिट किस पर बनेगा? लिखित एग्ज़ाम पर और इंटरव्यू के आधार पर। देखिए ये मेरिट जो बनेगा ये साफ साफ कह दिया, चयन प्रक्रिया होगा परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से जो है ये वहाँ बहाली होगा। परीक्षा का समय और स्थान भी निर्धारित कर दिया गया है। परीक्षा का जो समय निर्धारित किया गया है वो है अक्टूबर माह में आयोजित किए जाने की संभावना है। ये पुरजोर संभावना है। राजस्थान आरपीएससी की तरफ से ये कहा गया कि अक्टूबर माह में हम इसका एग्ज़ाम लेंगे, और जो परीक्षा का स्थान होगा या परीक्षा की तिथि होगा वो आपको समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा, है ना। अब सवाल है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, इस मामले में अभी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा कि ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह का जो है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो सकते हैं, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होना है। ठीक है, और जो आवेदन की अवधि है वो आवेदन की अवधि जो है 26/6 से लेकर 25/7 तक है। यानी 26 जून से लेकर के जो है 26 जून 23 से लेकर के 25 जुलाई 23 तक है, वो 12 बजे
रात्रि तक है। तो यहाँ तक उन्होंने जो है क्या कहा कि 26 जून से लेकर 25 जुलाई तक आप फॉर्म भर। अब जो है जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आप जो है वो आप जो आरपीएससी है, आरपीएससी की साइट पर जाइएगा, rpsc.rajasthan.government.in पर जाइएगा और वहाँ अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो एक एसएसओ पोर्टल खुलेगा। एसएसओ पोर्टल पर अगर पहले से आप रजिस्टर हैं तो लॉगिन कर लीजिएगा, रजिस्टर नहीं है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, OTR आपको करना होगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म भराएगा। ठीक है, तो ये इतने से काम आपको करना ही होगा। अब सवाल है कि अगर मान लीजिए आपका फॉर्म अंतिम तिथि तक आपने अगर भर लिया है, अपना एक्सपीरियंस वगैरह भर लिया है, तो आपको समय के पहले ही फॉर्म भर के रेडी कर लेना चाहिए। इसके लिए जो है 500 रुपया जो है फीस निर्धारित किया गया है सभी प्रकार संशोधन के लिए। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भर लिया और संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन के लिए आपको जो है 500 रुपया अलग से फ़ी जमा होना होगा। और फॉर्म भरने की जो फीस है वो 600 जो है जनरल कैंडिडेट के लिए है, या मान लीजिए OBC जो क्रीमी लेयर में है, या मान लीजिए कोई अति पिछड़ा वर्ग का जो क्रीमी लेयर अभ्यर्थी है। वही अनारक्षित वर्ग या फिर जो है आरक्षित वर्ग के जो है ST SC पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर वाले, उनको 400 रुपया फॉर्म फ़ी भरना होगा। ये था जो आरपीएससी ने वैकेंसी निकाली उसके फ़ी के मामले में। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा, कितने तरह का एग्ज़ाम होंगे, कितने पेपर होंगे। आरपीएससी ने वो भी बातें क्लियर कर दी कि भाई कितना एग्ज़ाम होगा, कितने घंटे का होगा, कितने नंबर का होगा, है ना। आरपीएससी ने कहा कि 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा। 3 पेपर में जो 2 पेपर है वो सब्जेक्ट से कंसर्न होगा, दोनों पेपर जो है 75-75 मार्क्स का होगा और 3-3 घंटे का होगा। ठीक है, कितना 75-75 मार्क्स का हो गया सब्जेक्ट का, यानी टोटल 150 मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट पर होंगे। और राजस्थान के GK GS के बारे में, राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर का। तो कुल मिलाकर के 8 घंटे का एग्ज़ाम होगा और आपको 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है। तो ये आरपीएससी की तरफ से जो है ये सुझाया गया अच्छा कदम है आरपीएससी की तरफ से। राजस्थान के लोगों में, राजस्थान के महाविद्यालयों में वहाँ के लोगों और पूरे भारतवर्ष के लोगों में कंपटीशन होगा। और जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो अच्छे विद्यार्थी होंगे, जो अच्छे स्कॉलर होंगे, वो वहाँ पर जाके जो है ज्वाइन करेंगे और राजस्थान की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करेंगे। तो ये राजस्थान की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, राजस्थान की जो सरकार है, उसका ये बहुत बड़ा कदम है। एक और जहाँ राजस्थान के महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो रही थी और आगे जो चुनाव के मामले में आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो उसके पहले आरपीएससी चाह रही है कि वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। तो आज जो है हमने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया कि वहाँ एक बड़ी वैकेंसी है। अब और आज की इस वीडियो हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो चूँकि वैसे कैंडिडेट के लिए हमने बनाया जो जानकारी चाहते हैं कि कहाँ वैकेंसी निकली, कहाँ नहीं निकली, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, हम MA कर रहे हैं, नेट क्वालिफाई कर गए भर सकते हैं, हम PhD हैं, 2009 रेगुलेशन से या नहीं है भर सकते हैं कि नहीं, हमने उनके लिए बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको लगे कि नहीं ये वीडियो अच्छा है, हमें अच्छा लगा, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो आप बेल घंटी बजाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।